बख्तावर ने आखिरी टेस्ट देखा जिसमें नतीजा नेगेटिव आया हुआ था। वो इतने गुस्से से उस टेस्ट को देख रही थी। हालांकि वो सायरा से कह रही थी कि उसे बेबी नहीं चाहिए, तो वो अब क्यों अपसेट हो रही थी। उस टेस्ट को जाकर डस्टबिन में फेंका जहाँ पहले से 3-4 टेस्ट मौजूद थे। उसे अजीब सी चिढ़ हो रही थी और चिढ़ के साथ रोना भी आ रहा था। उसे अपना फोकस अपने करियर में रखना था। हाथ धोकर उससे हुदात को उसे पुकारते हुए सुना। वो आ भी गया। उससे टॉवल से अपने हाथ खुश किए और अपने चेहरे की उदासी को नजरअंदाज करती वॉशरूम से बाहर आई। मर तो नहीं गई तुम? हुदात शायद ऑफिस से मौजूद अपनी चीजें रख रहा था। बख्तावर दरवाज़ा खोलकर उसे देखने लगी। वो अपना ओवरकोट स्टैंड पर लटकाते हुए उसे देखने लगा तो उसे देखकर मुस्कुराया। कब वापस आई इंस्टीट्यूट से? वो आगे बढ़कर उसके माथे पर प्यार करता कमरे में घुसते हुए बोला, 1 घंटा हो गया है। आप आज जल्दी कैसे? उससे हुदात को देखा। वो अपनी स्वेटर उतार कर टाई की नोट ढीली कर रहा था। आज लेक्चर्स नहीं थे। तुम्हें बताया ना, बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं। 2 मीटिंग्स थी और बस फारिग। कुछ बनाने की कोशिश भी की है कि मैं हमेशा की तरह कुछ करूं। नहीं, सायू ने आज बिरयानी बनाई थी तो हमें भी भेज दी। वो अशर भाई के कुछ दोस्त आ रहे थे तो उसे ठीक ठाक खाना बनाया था। फ्रेश हो जाए आप, मैं खाना लगाती हूँ। हुदात ने चौंकते हुए भक्त को देखा। रोजाना किसी बात पे वो हुदात से लड़ती या चिढ़ती जरूर थी, आज इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर रही थी। ग्रैनी लाना के पास जाओगी? उससे खड़ी उतारते हुए सामने टेबल पे रखी बख्तावर ने नफी में सर हिलाया। आज कोल और शॉन दुकान संभालेंगे, मैं जाऊंगी तो बस फिर हो गया उनसे काम। हुदात को बड़ी उलझी हुई दिखाई दी। तो चली जाओ बॉलिंग खेलने उनके साथ। बल्कि आज का दिन उनके साथ स्पेंड करने का नहीं बनता था। बख्तावर ने अपने बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटकर पेट से हुदात के स्वेटर को उठाया। मैं लॉन्ड्री बास्केट में इन्हें रख के आ रही। हुदात कहने लगा कि उससे सिकंदर से बात करनी है, मगर फिर कुछ सोचकर वो चुप हो गया। हर बात पे सिकंदर को बीच में लाने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ ठीक है, मैं कपड़े बास्केट में फेंकता हूँ, उन्हें भी ले जाना। और सुनो, मुझे शाम को साथ के साथ जाना है। दोस्तों के साथ गैदरिंग है। तुम घर की बजाय ग्रैनी लाना के पास चली जाना, मैं वहाँ आ जाऊँगा। तो अभी ऐसा करो, मेरे ग्रे स्वेटर शर्ट मैले कपड़ों में पड़ी होगी, उसे मशीन में डालकर चलाओ दो। बख्तावर ने सर हिलाया। उसका फ़ोन बजा। उससे देखा कॉल कॉलिंग लिखा हुआ। उससे फ़ोन उठाया और कान से लगाया। अब क्या आफत आ गई कॉल? बख्तावर हुदात के स्वेटर लेकर लॉन्ड्री रूम में आई। भी तुम यकीन नहीं करोगी मैंने किसको देखा। कोल ऐसे लड़कियों के अंदाज में चीख कर बोला कि भक्त को अपना फ़ोन कानों से जरा दूर करना पड़ा। शॉन कहाँ है? और तुम काम भी कर रहे हो कि बस लोगों को ताड़ रहे हो? बख्तावर ने स्वेटर बास्केट में रखते हुए हुदात की मतलूबा स्वेटर ढूंढी। दफा करो शॉन को। भी मैंने पता है किसको देखा। सच में तुम होती तो उसे देखकर बेहोश हो जाती। बख्तावर को शर्ट मिल गई और तेजी से बोली, अपने आप को तो नहीं देख लिया कॉल, अब बक भी दो। बख्तावर बिगड़े हुए लहजे में बोली, भी यू विल नॉट बिलीव, मैंने जेसन मवावा को देखा अपनी आंखों से। बख्त हुदात की शर्ट डाल चुकी थी, अब डिटर्जेंट डाल रही थी। जब उसकी बात सुनी तो वो ध्यान में नहीं थी कि उससे इतना सारा डिटर्जेंट डाल दिया। व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम? तुमने किसको देखा? तुम सच में आकर देख लो, मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी। कोल की बात पे बख्तावर का मुंह खुल गया। बोलता तो कोल सच ही था। एकदम जो बुरा मूड का इरादा करके वो पूरा दिन गुजारने लगी थी, पुरजोश हो गई। उससे जल्दी से मशीन स्टार्ट की और सेटिंग मोहतरमा गलत करके बिना कुछ सोचे नीचे भागी। मेरे अल्लाह, सायु को बुला लूं? मगर वो तो बिजी होगी। जल्दी भागो, सायरा को मनाने के चक्कर में वो भाग ना जाए। उससे कहते हुए उससे गाड़ी की चाबी और जैकेट उठाई और फट से घर से बाहर निकली। उसे ये मालूम नहीं था कि बाद में कितना हंगामा करने वाला था हुदाद। सिकंदर ने अपने ग्लासेस उतारे और इरहा को देखा जो उसकी गोद में सो चुकी थी। उससे रमशा को देखा जो हैरत से उस जेट को देख रही थी। दाऊद, हम इसमें सफ़र करेंगे? उससे बड़ी आहिस्तगी से कहा। सिकंदर हंस पड़ा। मेरे ख्याल से शायद इसी में सफ़र करेंगे। या अल्लाह सिकंदर, आपके पास कितना पैसा है? रमशा बैग उठाकर दरवाज़ा खोलकर उतरी। सिकंदर ने एहतियात से इरहा को उठाया। जावेद ने उसका दरवाज़ा खोला और इरहा उससे ले ली। रमशा ग्रीन और पर्पल कॉम्बिनेशन की स्टाइलिश ड्रेस में अपने कम सूजे हुए मुंह से अच्छी लग रही थी। सिकंदर बुखार से तपे हुए लाल चेहरे में अजीब अंदाज में पूरे काले कपड़े में पुरकशिश माफिया मैन लग रहा था। पैसा इतना भी नहीं है कि जहाज खरीद लूं, ये किसी और का है। रमशा को कहते हुए वो सामने बंदे की तरफ बढ़ा जो देखने में फॉरेनर लग रहा था। गुड आफ्टरनून कापो। मुस्तफ़ा सर ने बता दिया होगा आपको कि आज प्लेन ने पाकिस्तान लैंड करना था, कल की बजाय। आपको जल्दी बुलाने के लिए मौसद कर रहे थे। असल में कुछ मेंटेनेंस का काम भी था।
सिकंदर ने सर हिलाकर उससे हाथ मिलाया। नहीं ठीक किया, वैसे भी एक दिन ज़ाया करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेंटेनेंस, आर यू श्योर प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सिकंदर का आखिर में लहजा सख्त हो गया। वो मैनेजर भी घबरा गया। नो सर, वो फॉर्मेलिटीज़ ही हैं। आइए, बस 15 मिनट में हम फ्लाई करने वाले हैं। सिकंदर ने उसे देखा, फिर रमशा को जो इरहा कुछ आवेश से लेने लगी क्योंकि इरहा नींद से उठ गई थी और माँ के पास जाना चाहती थी। बहुत सुबह सुबह जो निकलना पड़ गया था, मगर मुहतरमा की जैसे ही नज़र प्लेन पे गई उसकी आंखें इश्तियाक से खुली की खुली रह गईं। मम्मी हो, एरोप्लेन, मम्मी, मी डाउन। इरहा को अब नीचे उतरना था। नो इरू, रमशा ने उसे टोका। सिकंदर मुस्कुराया उन्हें देखकर। एलेक्स, इरो को अंदर ले जाओ। रे, तुम भी जाओ। सिकंदर मुस्तफ़ा को कॉल करने लगा। एलेक्स इरा को पकड़ने लगा। नो एली, मी डाउन, एरोप्लेन, हु। सिकंदर ने देखा हन्नान की कॉल आ रही थी। वो हंसा। हाँ भाई, अभी रुखसत हुए पूरा दिन भी नहीं हुआ और तू बेताब माँ की तरह दूसरी बार कॉल कर रहा है। मसला क्या है? फलाए करने वाला है ना तू? कमीने, पूरा लाहौर तेरे जाने पे वीरान हो गया है। अंकल इतने अपसेट थे, कह रहे थे जेल में रौनक कौन लगाएगा अब। मुर्तज़ा ने भी रीरी लगाई हुई है। पता चल गया कि भाव मुल्क छोड़कर जा रहा है। जमाली को कहना फिक्र मत करे, मेरे जैसे बहुत से गुंडे आ जाएंगे, तैयार रहें। और तू रो तो नहीं रहा मेरी जुदाई में? सिकंदर जरा उदास हो गया। हबीस, बहुत से गुंडे आ जाएंगे। भा तो भा है, भा की जगह कोई नहीं ले सकता। और मैं क्यों रहूँगा? मैं तो बहुत खुश हूँ, तेरी मुसीबतों से जान तो छूटेगी मेरी। हन्नान चेयर पे घूमता उन दोनों की बचपन और जवानी की तस्वीर जो सामने उसकी टेबल पे लगी थी उससे देख रहा था। पता नहीं दिल बहुत बेचैन हो गया था उसके जाने पर। बहुत ही वीरानी छोड़ गया था। 2 दिन आंसू बहाए कॉल न की ना तूने तो मेरा नाम भी शेरू नहीं। सिकंदर बोला। अभी कुछ घंटों पहले हन्नान उसे भींचे गले लगाए छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अजीब सा उदास दिखाई दे रहा था। सिकंदर ने धमक के उसके कमर पे मारे, मगर वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अबे छोड़ दे, लोगों को शक हो जाएगा। हमारा अफेयर सबके सामने आ गया तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बदले में हन्नान ने उसे बाजू पे मारा। पहली दफ़ा तो नहीं जा रहा, आ जाऊंगा। नहीं आया तो अपने 10-12 बच्चों समेत आ जाना। बदले में हन्नान ने उससे गाली दी तो सिकंदर ने शरारत से कहा। सॉरी, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिकंदर ने हन्नान को कहते सुना कि वो उसे इन्फॉर्म करता रहेगा हर चीज़ के बारे में। हाँ, वैसे भी देर हो रही है, चलता हूँ। अपना भाभी और मुर्तज़ा का ख्याल रखना। सिकंदर को पता नहीं क्यों जैसे कुछ अजीब लगा। फ़ोन बंद करके वो चिट की तरफ बढ़ा। शॉन अंदर दाखिल हुआ तो उसके मुंह पे सीधा ब्रेड का पैकेट जाकर लगा। शुक्र था कि ब्रेड का पैकेट था, वरना कुछ और होता तो। लेकिन ये हरकत किसकी थी? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी कोल। एक और ब्रेड के पैकेट के साथ कोल भी गिरता उठता उसके सामने आया। कोल ने शॉन को देखा तो तेजी से बोला। भाई मुझे बचाओ, ये मेरी जान ले लेगी। अब तूने क्या किया है कोल? फिर गुस्से से हामती जार का पैकेट पकड़े वक्त उस तरफ आई और वो खूनखार नजरों से कोल को देख रही थी। हट जाओ शॉन, ये आज जिंदा नहीं बचेगा मेरे हाथों। भी सच में तुमने पूरी बात नहीं सुनी? कोल शॉन के पीछे होते हुए बेचारगी से चिल्लाया। वक्त गुस्से से आगे आने लगी कि शॉन ने वक्त के बाजू को पकड़ा। बी, इजी इजी क्या हुआ है? इससे क्या किया है मुझे बताओ, मैं इसे सीधा करता हूँ। उससे पीछे जरा मुड़कर कोल को घूरा। यार मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, बस कहा मैंने देखा जेसन मोमावा को। शॉन इससे पहले कुछ कहता पर गुस्से से बोली। तो बकते ना, कहाँ देखा है? बस देखा है, बस देखा। शॉन, इस उल्लू ने मुझे कॉल किया कि इससे जेसन मोमावा को देखा और मुझे जल्दी आने का कहा। मैं बड़ी इमरजेंसी में यहाँ आई और जब शॉप में पहुंची तो मैंने पूछा कहाँ है वो, तो कहता है टीवी पे आया था कमर्शियल में। वो उसकी असली बॉडी नहीं है, वो बड़ा सूखा सा है। वो बड़े रेसलर्स का जिस्म पहनता है और वो गंजा भी है। ये यूनियन पता नहीं कैसा है, दिमाग की जगह भोसा भरा है। बी, कम से कम यूनी में तो हूँ। तुमने तो अभी तक अपना हाई स्कूल भी मुकम्मल नहीं किया। कोल ने ये कहकर गजब कर दिया। बख्तावर ने उसके बाल पकड़ लिए। शॉन तो परेशान हो गया। उससे बख्तावर को खींचा, बदले में कोल के लंबे ब्लाउंड बाल भी खींचे गए। उदार टॉवल से अपने बाल रगड़े हुए कमरे में आया तो उससे अजीब सी स्मेल अपने इर्द गिर्द महसूस की। वो तेज़ी से बाहर निकला कि बख्तावर ने नीचे से कुछ जला तो नहीं दिया, मगर स्मेल लॉन्ड्री से आ रही थी। वो तेज़ी से गया तो उसे अपना सर पकड़ लिया। बख्तावर वॉशिंग मशीन खराब कर चुकी थी। बख्तावर आलम, क्या करूँ मैं तुम्हारा? उससे स्विच बंद किया और धाड़ते हुए बख्तावर को पुकारा, मगर बख्तावर तो किसी और का मुंह तोड़ने में मसरूफ़ थी। वो फिर उसको पुकारते हुए नीचे आया तो वहाँ बख्तावर का नामो निशान ही नहीं था।
ये लड़की मेरे हाथों से मरेगी। वो गुस्से से फिर ऊपर रख गया और बख्तावर को कॉल करने के लिए फ़ोन कमरे से लेने गया। फ़ोन उठाकर उससे देखा तो चौंक उठा, फिर कुछ सोचकर उससे अपने चेहरे पे हाथ फेर कर कॉल मिलाई। मेगन मिल गई उसे? गुड। मुलाकात हुई उससे कि नहीं? अच्छा ठीक है। काबू या हन्नान को खबर मिली इस बारे में? अभी तक नहीं मिली। गुड। बस कल तक उसे खबर कर देना। मेरा नाम कहीं से भी नहीं आना चाहिए, वरना तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। मेरे बंदे तुम्हारे घर के बाहर मौजूद हैं। बस जो कहा है वो करते जाओ तो जिंदगी पुरसुकून पाओगे। खुदार ने मजीद उसे किसी चीज़ के बारे में हिदायत की। उससे मुड़कर वक्त की तस्वीर देखी तो बोला, सॉरी वक्त, मगर मैं मजबूर हूँ। कहते हुए उसकी एक बुरी आंख अजीब हो गई। शॉन ने गाड़ी पार्क करके उसे देखा, जो सीने पे बाजू लपेटे बहुत बिगड़े हुए मूड में दिखाई दे रही थी। क्या हुआ है तुम्हें भी? हुदाद ब्रो ने कुछ कहा? मैं हुदाद की वजह से नहीं बिगड़ी, मैं तुम्हारी इस स्टूपिड ट्यून की वजह से कुड़ रही हूँ। इतनी खुशी खुशी मैं अपने शोर को छोड़कर आई कि जैसे मुआवज से मिलूंगी, और वो डफर। खैर, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं थी शॉन मेरे पीछे आने की। मैंने सही सलामत आ जाना था। बख्तावर पोनी से निकले अपने बेतहाशा लड्डू को कान के पीछे करने लगी। अच्छा, जिसका स्टोर बिगाड़ कर आई हो तो उससे तो नहीं लग रहा था कि तुम सही सलामत घर पहुंचती। स्टोर के लिए तो मैं और ग्रैनी लाना माफ़ भी कर देते, मगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे उस जेसन मुआवा और तुम्हारे वो डॉन मामू ने हमें जान से मार देना था। बख्तावर उसकी बात पर एकदम हंस पड़ी और मुक्का उसके बाजू पे मारा। कितने सेल्फिश हो तुम शॉन, मेरी परवाह नहीं है तुम्हें। शॉन हंस पड़ा। बिल्कुल भी नहीं भाई, जान बहुत अजीज़ है हमें। वैसे तुम्हारे गुस्से की समझ नहीं आई। जैसे मुआवा से ज़्यादा हैंडसम तुम्हारा शोहर है और उस बेचारे को भूखा छोड़कर तुम थोड़ी चली आए। शर्म करो लड़की। अब जाओ, ये ना हो कि तुम्हें ढूंढते ढूंढ हल्कान हो जाए। शाम को चलोगी ना? बख्तावर ने उससे चाबी लेकर नफी में सा हिलाने लगी। आज तो लग रहा है मेरे सामने जो आएगा उसका गला दबा दूंगी। इससे 20 का घर पे रहना ठीक है। अब दुआ करो खुदात का ना हशर कर दूं मैं। शॉन हंसकर गाड़ी से उतरा। अब तो खुदा ही बचाए, खुदा भी रोको तुमसे। बख्तावर ने उसे घूरा और दरवाज़ा बंद करके घर की तरफ बढ़ी, और दरवाज़ा खोला तो बड़े मुख्तात अंदाज में अंदर दाखिल हुई, मगर कोई फ़ायदा नहीं था। सामने दीवार बन के खड़े हुदात उसे गुस्से से घूर रहा था। बख्तावर ने बड़ी ही मासूमियत से आंखें मटकाकर अपने शोर को देखा, फिर बड़ी नरमी से बोली, मुझे लगता है मैं गाड़ी में कुछ भूल। मगर हुदात ने उसे मौका ही नहीं दिया और उसका बाजू पकड़कर खींचता हुआ वो ऊपर लेकर जाने लगा। हुदात, आई एम सॉरी, मैं वो ज़रा काम से गई थी। सच में आउच। हुदात, मुझे दर्द हो रहा है। मगर हुदाद उसको अनसुनी करता लॉन्ड्री रूम में लेकर गया और उसका बाजू छोड़ा। वक्त उससे घूरती अपने बाजू को रगड़ने लगी तो एकदम चौंक कर वॉशिंग मशीन को देखा। उसका मुंह एकदम खुल गया। इसका हशर किया ही किया, साथ में हमेशा की तरह मेरी फेवरेट स्वेटर भी बर्बाद कर दी। हुदाद ने ऊपर बड़ी अजीब सी गीली खराब हुई शर्ट पे बख्तावर को दिखाया। तुम किस दुनिया में रहती हो बख्तावर? हाँ, छोटी बच्ची हो क्या? इरहा को भी तुमसे ज़्यादा समझ होगी। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी हरकतों पे रोऊं या हंसूं। समझा कर क्या था कि मशीन कैसे इस्तेमाल करनी है, डिटर्जेंट कितना डालना है। गधे से गधा पागल इंसान को भी मेरी बात समझ में आ जाएगी, मगर तुम सदा की ढीठ। मेरी क्लास की स्टूडेंट को देखकर मुझे एहसास होता है तुम बहुत ज़्यादा छोटी हो। बख्तावर ने एकदम उसे देखा और स्वेटर शर्ट जोर से उसके सीने में फेंका। तो आप मेरे से शादी करने पे पछता रहे हैं? बख्तावर का लहजा शौकी था। हुदाद ने गुस्से से डिटर्जेंट का खुला पैकेट उठाया और उससे फेंका। बख्तावर तेजी से चीख कर पीछे हुई। फ्रेंकली स्पीकिंग, हाँ, पछता रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम किसी की भांजी और बेटी अच्छी बन सकती हो, मगर बीवी नहीं। बख्तावर ने अपने जिस्म को जोर से हिलाया और अपने मुंह पे आते पाउडर को हाथ से झटका। व्हाट द हेल? हुदाद, आर यू मैड? हाँ हूँ मैड। तुम्हें तुम्हारे अंदाज में बात समझानी पड़ेगी मुझे। बख्तावर ने आगे बढ़कर लिक्विड कंफर्टर का कैप खोलकर हुदाद पे फेंका। दोनों में कूट कूट कर बचपना भरा हुआ था। दोनों को बस जो कुछ मिलता गया एक दूसरे पे फेंकते गए। जुबान से ज़्यादा वो हाथों का इस्तेमाल करते थे। यानी कि हद हो गई। अब तो शादी भी हो गई है उनकी। बहुत अच्छा हुआ है मशीन के साथ, वैसे भी किसी काम की नहीं थी। बख्तावर ने पाउडर उसके बालों में फेंकते हुए कहा। हुदाद ने उसका बाजू पकड़कर उसको घुमाया। हाँ हाँ, मेरा पैसा तो जैसे हराम का है ना, जो हर चीज़ आराम से ले लूँ। वो उसके कानों में घुराया। बख्तावर ने अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकालना चाहा कि हुदाद ने उसकी कमर के गिर्द बाजू फैला दिए और उससे पहले झुककर कोई शरारत करता। उसी वक्त घड़ी की बेल बजी। बख्तावर ने नाखून उसके बाजू पे गाड़े। हुदाद ने तेजी से बाजू छोड़ा, मगर बख्तावर उसके बाल मुट्ठी में लेकर उसे रोका। हुदाद, उससे हुदाद पर हमला करना चाहा।
हुदाद ने उसका चेहरा घुमाकर अपने बिल्कुल करीब किया। दोनों ही इस वक्त अजूबा लग रहे थे, मगर हुदाद को इस जंगली रूप में बहुत प्यारी भी लगी। वक्त पे प्यार भी इसी रूप में आता था। अजीब बात थी, मगर वो हुदाद था, ना समझने वाली चीज़। छोड़ो मुझे जंगली आदमी। बख्तावर ने उसकी उंगलियां अपने बालों से निकालना चाहा, मगर हुदाद ने मजीद उसे अपने करीब कर लिया। दोबारा मुझे नोचने की गलती मत करना। उससे जिस लहजे में कहा था, बख्तावर की आंखें फैल गईं। वरना क्या क्या करेंगे मैं मामा? हुदाद ने अपनी शिद्दत दिखाकर उसे छोड़ा और लॉन्ड्री से बाहर निकला। वरना का जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। बख्तावर ने अपने चिपचिपे हाथ देखे। ऊपर से हुदाद की हरकतें, वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। हुदाद जंगली बिंगली के पीछे आने पर अलर्ट हो गया था, तो तेजी से हुलिये की परवाह किए बगैर दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने वाला था कि रमशा और सिकंदर के साथ इरहा को देखकर हैरान होते हुए रुक गया, बल्कि हैरान से ज़्यादा शॉक्ड हो गया। सिकंदर यहाँ क्या कर रहा है? सिकंदर ने हुदाद की हुलिये का जायज़ा लिया, फिर उसके पीछे चीख के आती बख्त को, जिसकी नज़र जैसे ही सिकंदर, रमशा और इरहा पे गई तो एक मिनट के लिए ठहर गई। उसके बाद चहक कर उससे मामा का नाम लिया और इरहा को रमशा से लेने लगी कि हुदाद ने उसके बाजू को पकड़कर रोका। इरहा बख्त और अपने नाना को देखकर चहकी। नाना पी, आप भी? ये कौन सी जंग अजीम छिड़ी है मामू, ये आप सर्फ से नहाए हैं? रमशा हंसते हुए दोनों को देखते हुए बोली। सिकंदर ने अपने ग्लासेस उतारे और हुदाद को देखने के बाद बोला, अब तुम लोग हमारा मुंह देखते रहोगे या अंदर आने के लिए रास्ता भी दोगे? सिकंदर की बात सुनकर वक्त ने फौरन से हुदाद को साइड पे किया। आप तो हटे। आइए मामा, आप सबने मुझे खुश कर दिया। सॉरी, मैं तो आप सारों को हक कर लेती, मगर मेरे प्यारे से शोहर ने मुझे याद दिलाया कि मैं किस हुलिये में हूँ। बख्तावर ने चहक कर कहते हुए हुदाद को देखा, जिसका चेहरा सिकंदर को देखने के बाद अजीब हो गया था, मगर किसी ने भी नोटिस नहीं किया। कोई बात नहीं बच्चे, मगर तुम दोनों क्या कर रहे थे? क्या लॉन्ड्री में थे? उससे उनके हुलिये की तरफ इशारा किया। बख्त कुछ कहने लगी तो हुदाद बोल पड़ा। बस छोटी मोटी गड़बड़ हो गई थी, उसको हैंडल कर रहे थे। तुम दोनों का आना सरप्राइजिंग था, बताया क्यों नहीं? हम रेडी रहते। फिर एकदम चौंक पड़ा जब दो दो बैग्स पकड़े जावेद और एलेक्स अंदर आए। ये दोनों भी आ गए। अरे आप लोग भी? मामा यार, बहुत लंबे टाइम के लिए लगता है आप और आप ही आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। हेलो एलेक्स, स्विट्जरलैंड में खुश आमदीद। वक्त उर्दू में जावेद से और रूसी ज़ुबान में एलेक्स से मुहादी हुई, जिस पे हुदाद हैरान रह गया। इसे कब से रूसी ज़ुबान आती है? जावेद और एलेक्स से मुस्कुराकर अपनी तरफ से जवाब दिया। सिकंदर ने अपनी जैकेट उतारकर घर का जायज़ा लिया। रमशा ने इरहा को उतारा, जो उन सबको छोड़कर छोटे से लाउंज की तरफ भागी, क्योंकि उसकी तेज नज़रें हुदाद के सामने बड़े मॉडल वाली स्केल्टन पे पड़ गई। सिकंदर ने भी देख लिया और अफसोस से सर हिलाते हुए अपनी बेटी की तरफ बढ़ा। आप दोनों अपना हुलिया दुरुस्त कर रहे हैं। वैसे सिकंदर को इन्फॉर्म करना चाहिए था, ऐसे बिन बुलाए आने पे माजरत, मगर अचानक आना पड़ा। मुझे तो बताया भी नहीं सिकंदर ने, वरना मैं कम से कम आपको ही मैसेज कर देती। मामू हम बैठे हैं, आप बेफिक्र हो जाए। रमशा उन दोनों को बोली जब हुदाद, जावेद और एलेक्स से मुहातिब हुआ। भक्त ने रमशा को घूरा और कुछ कहने लगी कि हुदाद बीच में ही बोल पड़ा। सही कह रही हो, वाकई इन्फॉर्म करना चाहिए था। है, मैं चेंज करके आया। वक्त इनको सेटल करो। उसे सिकंदर को देखा जो इरहा से स्केल्टन ले रहा था। इरो नहीं, दिस इज स्केरी, ये नाना का है। जबकि इरहा, जो उसकी टांग पकड़ चुकी थी, खींचते हुए पाप को जरा सा घूर कर बोली, पापा ई माइन, नो नाना, मी प्ले ई जोकी। ये जोकर नहीं है स्वीट हार्ट। वो उनसे नजर हटाता बख्त या रमशा के कुछ कहने से पहले ही तेजी से ऊपर गया। ये तो फजूल ही बोलते हैं, आपको सेटल करो फिर अपना हुलिया दुरुस्त करो, उसके बाद आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम भी करना है। अल्लाह आप ही और मामा, मैं बता नहीं सकती मैं आपके आने पे कितना खुश हुई हूँ। मुझे लगा मैं अपने प्यारे मुल्क वापस आ गई हूँ। वो बोलते उस तरफ आई जहाँ हमेशा की तरह बाप बेटी क्यूट सी बहस में लगे हुए थे। इरू, इसे मेरी तरफ से तोड़ दो, तुम्हारे नाना ने वैसे भी कुछ नहीं है ना। तोबा, ये दोनों कम थे कि तुम भी शुरू हो गई वक्त। इरू, पापा की बात सुनो। इस तरह एक खुशगवार मंजर से हटकर ऊपर चलते हैं, जहाँ हुदाद अपने कमरे में आया और उससे दरवाज़ा बंद किया और अपने मुंह पे हाथ फेरा। गॉश, ये क्या कर रहा है यहाँ? अब मैं रशिया कैसे जाऊंगा या काम कैसे करूंगा? डैम इट। उससे दांत पीसे हुए ऐसे ही से कहकर अपने सर पे हाथ फेरा, फिर एकदम चौंका। कहीं से शक तो नहीं हो गया? कहीं से मेरे काम का तो पता नहीं चल गया? सोचते हुए उसे नए सिरे से गुस्सा चढ़ा। कोई तो बात है, वरना सिकंदर बगैर बताए ना आता। मुझे वो ज़रूर बताता। कोई बात है, मुझे पता लगाना होगा। उससे बालों को मुट्ठी में लेते हुए खुद से तय किया, फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। बेचारे को अब फिर से हुलिया दुरुस्त करना था।
कभी कभी वो भी एक बच्चा ही बन जाता था। टाई बांधकर वो कोट पहनने के लिए मुड़कर उसे उठाने लगा, जब हया ने उससे के उठाने से पहले ही पकड़ लिया। किधर जाने का इरादा है मिस्टर? मुस्तफ़ा मुस्कुराया। हमेशा की तरह काम पे। तबीयत ठीक है ना? मॉर्निंग सिकनेस तो नहीं हुई? हाँ, अभी बिस्किट और जूस ऐलान के कहने पे पीकर ऊपर आई हूँ। हया मुस्तफ़ा को कोट पहनाने के लिए बढ़ी। मुस्तफ़ा ने मुड़कर उसको इसका काम करने दिया। बॉयज चले गए स्कूल? मुस्तफ़ा कोट के कॉलर ठीक करते हुए हया से बोला, जिसका वजूद मुस्तफ़ा की वजह से आईने में छुप गया था। जी, अभी 5 मिनट पहले गए हैं। मुस्तफ़ा कहाँ जा रहे हैं? क्या मीटिंग इस दफ़ा शहर में नहीं है? मुस्तफ़ा रुका, फिर मुड़ा और हया को बाजू में लेकर उसे ज़रा सा उठाकर अपने चेहरे के सामने लाया। मैंने लैपटॉप पे रिमाइंडर लगा दिया है, उन्हें फॉलो करती रहना। मैं कैमरे पे नजर रखूंगा। अगर जरा सी अपने मामले में कोताही की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हया ने मुस्तफ़ा के कंधे पे हाथ रखा। वो तो मैं कर लूँगी, मगर बताना पसंद फरमाएंगे जा कहाँ रहे हैं आप? एक दिन के लिए वर्षा और 2 दिन के लिए क्रोशिया। कुछ काम निपटाने हैं, आ जाऊंगा। मगर इन दिनों में बहुत एहतियात करनी है। वॉइस को मैंने उनके फ़ोन्स में वॉइस कॉल में हिदायत दे दी है। वली और फजर को भी कह दिया है कि वो शाम को चक्कर लगाया करें। हया प्लीज़ ऐसा कोई काम न करना जो मुझे गुस्सा दिलाए। वह हया को चूमकर संजीदगी से बोला। हया ने मुस्तफ़ा की थोड़ी पकड़कर हिलाई। प्रॉमिस हस्बैंड, आप और आपकी बेटी के लिए कुछ भी। गुड गर्ल, अब मैं सुकून से जा सकता हूँ। मुस्तफ़ा ने उसे एक बार फिर प्यार करके नीचे उतारा। तो मैं उम्मीद ना करूँ ना 10,000 मिस कॉल और 20,000 मैसेजेस की? हया शरारत से उसकी टाई को छेड़ते हुए बोली। मुस्तफ़ा ने उसकी थोड़ी पकड़ी और अपनी ओशन ब्लू आंखों से देखा। वीडियो कॉल करूंगा और वो भी 1000 बार। बोलो क्या कर लोगी? उसकी नज़रों में कुछ था जिस पे हया आंखें झुकाने पे मजबूर हो गई। मुस्तफ़ा झुककर कुछ करने ही वाला था कि दरवाजे पे नॉक हुआ। मुस्तफ़ा बदमज़ा हो गया। ये ज़रूर बुराक होगा, कुछ न कुछ भूल जाता है। इतना शरीफ नहीं है आपका बेटा, धड़ाम करके आ जाना था। कम इन। हया मुस्कुराकर बोलती हुई अपने गिर शॉल ठीक करते हुए नॉक करने वाले को अंदर बुलाया। आने वाला पीटर था। मुस्तफ़ा अब मतवज्जा हुआ क्योंकि पीटर बिला वजह ऐसे नहीं आया करता था। आओ पीटर, हैरियत? मुस्तफ़ा की बजाय हया बोली। यप, ऑल गुड। सर प्लेन तो आ चुका है मगर कापू नहीं आए। काबू के ना आने का सुनकर मुस्तफ़ा ने सर हिलाया। कोई मसला नहीं, वो कल सीधा क्रोशिया आएगा। वर्षा में वैसे भी उसका कोई काम नहीं है। और कुछ बताना था? यस, वर्षा की मीटिंग में मलेशियो नहीं होगा। मुस्तफ़ा के माथे पे अब की बार बाल आ गए। मगर मलेशियो की वजह से जा रहा हूँ। मुझे तो पक्की खबर मिली थी कि वो आएगा। तो ये क्या है? कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि कापू आ गया है? कापू की आमद की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए थी। मुस्तफ़ा अब की बार सख्ती से बोला। हया जो छोटी सी बास्केट जो शीशे के साथ मौजूद थी उसे उठाने लगी, जब मुस्तफ़ा की बात पे चौंकी। मुझे नहीं लगता खबर हुई है। कोई और वजह भी हो सकती है, मगर अब आप वर्षा जाएंगे? जाना तो पड़ेगा। पता तो करूं आखिर चाल क्या है उसकी। तुम गाड़ी तैयार रखो, मैं आ रहा हूँ। वो सर हिलाकर चल पड़ा। मुस्तफ़ा, ये काबू कौन है? मुस्तफ़ा जो दराज से अपनी फाइल निकालने लगा तो एकदम हया की बात सुनकर बोला। है कोई मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व बेबी गर्ल? काबू बड़ा ही अजीब नाम है, ये कोई लक तो नहीं? मुस्तफ़ा फाइल निकालते हुए उसे खोलकर देखने लगा। उसके बाद उसको साइन करने के लिए बेड पे बैठा। लक अभी समझो। खैर तुम अब क्या करोगी? योगा के बाद बुराक के लिए बिरयानी बनानी है। कब से बोल रहा था मेरा बेटा। आज फारिग हूँ क्योंकि आप भी नहीं होंगे। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद फजर के पास जाऊंगी। कुक से बनवा लो बेबी। बुराक को समझना चाहिए तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुस्तफ़ा फाइल साइन करने के बाद उठा और अपना बैग उठाने लगा, जो उससे रात को ही पैक कर लिया था। वो खाना नहीं खाएगा वरना बेफिक्र हो जाए। ये वली को दे देना और मैं दोहरा रहा हूँ, हया अपना ख्याल रखना। हया ने मुस्कुराहट दबाकर सर हिलाया। मुस्तफ़ा ने उसके दोनों गाल थामकर हमेशा की तरह उस पर अपना प्यार निछावर करते हुए कहा। तुम किसकी हो बेबी गर्ल? फिलहाल तो अपने बच्चों की हूँ। हया शरारत से बोली। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, ओनली माइन। मुस्तफ़ा की आंखों और लहजे में पोसेसिवनेस आ गई, जो 12 साल पहले उसको देख कर आई थी। यार बख्त, ये इतनी तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी यार। हम सबका चंद घंटों का स्टे था जर्मनी में। वहाँ हम लोग खाना खा कर ही आए थे। अच्छा, आप लोग जर्मनी में रुके थे? कैसा था? मैं और उदास सोच रही थी कि मेरा कोर्स ख़त्म हो जाए तो जाएंगे। बख्तावर गर्मा गर्म सूप का ढक्कन खोलकर उसमें चम्मच रखते हुए रमशा से बोली। असल में हीरो की तबीयत बीच में ज़रा अजीब हो गई थी। पेट अपसेट था।
सिकंदर का तो पता है ना, परेशान हो जाते हैं। रुकने का फैसला किया। जर्मनी में कोई उनका जानने वाला था, उसे घर लेकर गए। पाकिस्तानी था, वहाँ सीरो को चेकअप करवाया। खाना शाना खाकर फिर वापस यहाँ मौजूद है। भक्त क्या क्या मंगवा लिया बताओ तो सही। रमशा भक्त की मदद के लिए आगे बढ़ी कि भक्त ने बाजू आगे किया। सॉरी, आप मेहमान हैं हमारी, देखिए जैसे मामा और ईरू आराम से बैठे हैं, आप भी चिल करें। मैं बस खाना सेट कर रही हूँ और कुछ नहीं। बेफिक्र हो जाए, आपकी तरह बिल्कुल सुगर नहीं हूँ, बाकोल आपके मामू के। रमशा उससे खोरूं, तुम अभी बच्ची हो चंदा, और मुझे कौन सा अच्छा खाना पकाना आता है, बस अभी तक तजुर्बे ही करती हूँ। भक्त जी आप ही। बख्तावर अब चावल का बाउल निकाल रही थी तो रमशा को बोली, तुम खुश तो होना चंदा। बख्तावर मुड़ी, रमशा उसको देख रही थी। आप और मामा की दुआएं साथ है, खुश कैसे नहीं होंगी। उदार ने स्टेटोस्कोप से इरा की हार्ट बीट चेक की। इरा नाना कहते हुए उसे स्टेटोस्कोप छीनना चाहती थी कि उदार ने टोका, मामा मी नो सिक, पापा सिक, पापा हर्ट, मम्मी क्राई। इरा की फराटे से चलती जुबान पे अब सिकंदर ईरो को घूरने लगा। हैं? मामा क्यों कराए? सिकंदर, रमशा क्यों रो रही थी? हुदात ने अब सिकंदर को देखा जो सर झटक कर अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए सामने चलते टीवी को देखकर बोला, कुछ नहीं, कल बुखार था तो ज़रा परेशान हो जाती है तुम्हारी भांजी। हत्ता कि रमशा को भी इन्फेक्शन हुआ। ये हैरानी तौर पे उससे हमदान की दी हुई दवाई ली तो अब ठीक बोल रही है। ये तो ठीक है ना? रमशा के तो चेहरे की उस हिस्से की सोजन देखकर ही समझ गया था मैं। और इसे कुछ नहीं हुआ, बस फ्लाई सिकनेस हो जाती है बच्चों को। नाना मी गिव मी एयर मी हेल्प यू। इरा ने स्टेटोस्कोप हुदात से छीनना चाहा। नो इरू, ये डेंजरस है। वैसे तो तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह जिद्दी है। नाना नो, मी गिव नाना बेड, नाना नो हेल्प, पापा सिक। एक सेकंड, तुम्हारे पापा को चेक कर लूं फिर दूंगा। उससे इरा का मुंह भींचकर उसको प्यार किया। इरा ने घूर कर अपने गाल पे हाथ मारा। तुम्हारा चेहरा अभी भी सुर्ख है। टेम्परेचर कितना है? सिकंदर थका हुआ लग रहा था मगर अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, बस मौसम की तब्दीली से जिस्म गर्म सर्द होता रहता है। माना कि तुम पत्थर के बने हुए आदमी हो, मगर हवा पानी का असर तो होता ही है ना। लोगों का ख्याल रखते हो तो थोड़ी सी अपने ऊपर तवज्जो भी दे दिया करो। उदार ने सिकंदर का हाथ पकड़कर चेक किया तो सिकंदर ने अपना हाथ हटाया। ठीक हूँ मैं यार, अब आहिस्ता बोलो, वक्त परेशान हो जाएगी। तुमने चेकअप ना करवाया तो मैं यही करूँगा, उसको बताकर फिर उसको रोते हुए तुम खुद संभालना। तुम जैसा कमीना आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। लो देख लो और जान छोड़ो मेरी। सिकंदर सीधा हुआ तो उदात के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। तुम आईना नहीं देखते क्या? सिकंदर ने अपनी तेज नजर से देखा मगर उसके होंठ जरा से खींचे। नाना मी बोन मी गिव भू। अब उससे हुदात का वो ढांचा याद आ गया जो सोफे से उतरकर हुदात की स्वेटर खींचने लगी। भू सबको खा जाएगा इरा, वो बहुत डरावना है। हुदात ने सिकंदर को थर्मामीटर दिया और सिकंदर की नब्ज चेक की। बुखार वाकई तेज था मगर उसने किसी पे साहिर नहीं पड़ने दिया था। मी पापा हेल्प, पापा किक, पापा टेम्पी, मी हर्ट भू, भू नो हर्ट मी। दरअसल इरा कहना चाह रही थी कि वो ढांचे से नहीं डरती, वो और पापा मिलकर ढांचे को मारेंगे और ट्रैम्पल करेंगे अगर उससे हर्ट करने की कोशिश की। खुदाद उसे छोटी सी जूनियर भाग को देखने लगा जो बहादुर भी थी। इसे तो कहीं ट्रेनिंग नहीं देने लगे तुम? सिकंदर ने थर्मामीटर मुंह से निकालकर खुदाद को दिया। इसे लोग ऐसे ही जूनियर भा नहीं कहते। इरू अब चुप, नाना को तंग नहीं करो। सिकंदर ने कह दिया तो इरा को चुप होना पड़ा और बाजू सीने पे लपेटकर बाप की तरह माथे पे पल डालकर बोली, नो लिसन ईरू, नो लाइक ईरू। उससे बड़बड़ाते हुए वो माँ की तरफ किचन में गई। उसकी बात सुनकर हुदाद हंस पड़ा। ये ड्रामा क्वीन बख्त बेगम पे कैसे चली गई? कहते हुए उससे टेम्परेचर चेक किया तो एकदम संजीदा हो गया। 103। पता था मुझे। क्या 103 मामा, आपका चेहरा क्यों इतना तप रहा है। कुछ नहीं हुआ, खाना लग गया क्या? सिकंदर नजरअंदाज करके उठने लगा। हुदाद ने उसका रास्ता रोका। तुम्हारे इस अजीम मामा को 103 बुखार है। बजाय आराम करने के इससे सोचा ठंडे मुल्क में आकर अपने आप को मजीद टॉर्चर दूं, है ना? सिकंदर का दिल किया उसका मुंह तोड़ दे, जरा सा जिस्म गर्म है बहुत, ख्वामा बकवास कर रहा है। मगर भक्त ने अनसुनी करते हुए सिकंदर के हाथ को पकड़ा। मेरे अल्लाह, और मैंने इतने आराम से आपको पेटने दिया, आप ही की तबीयत भी मुझे सही नहीं लगी। इरा का भी बताया कि उसकी वजह से आपको रास्ते में रुकना पड़ा। आप लोग मुझे खुश करने आए हैं या परेशान?
चुप करके फ़ौरन चले ऊपर। खुदा ठंडा पानी और कपड़ा लाए। तोबा, ऊपर से कमरा भी इतना गर्म किया है हमने। मामा ये स्वेटर उतारे। भक्त ने सिकंदर को खींचते हुए ऊपर लेकर जाना चाहा कि सिकंदर ने रोका। बच्चे, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बात क्यों नहीं सुनते? भक्त, अब तुम ही इन्हें सेट करो। मेरी बात तो सुनी नहीं है। कोई भी बात करो चिट देते हैं। बख्तावर अब बिल्कुल इरा की तरह सिकंदर को खोने लगी। सिकंदर को बेख्तियार भक्त पे प्यार आया। उसके सर पे हाथ रखकर जरा से बाल बिगाड़े, झटक के दिखाए। अब इन्होंने बिस्तर से उतरने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरा घर है, किसी भाषा की नहीं जलेगी। अब खुदाद और सिकंदर हंस पड़े। इरा मामू को ड्राइंग रूम से पुकार रही थी। ये धमकी तो सिर्फ तुम ही दे सकती हो। हम कुछ कहें तो हमें आंखें दिखाते हैं। तुम्हारे सामने कैसी शिकायती बिल्ली बनती जाती है रे? तुम्हें तो देखता हूं मैं। इन्हें आप बाद में देखना, पहले मुझसे तो निपटे। चले, ताकि मैं आपके लिए नीचे से सूप लाऊं। तोबा, हद ही हो गई। बिल्कुल पराया ही कर दिया है। कुछ समझा ही नहीं है मुझे। सिकंदर को नाजार बख्तावर की बात माननी पड़ी। रमशा ड्राइंग रूम में गई तो खुदाद भी उसके पीछे आया। गुड़िया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दिखाओ, ये सूजन किस वजह से हुई? पता नहीं, अचानक से हो गया। आप फिक्र मत करें। यहाँ तो सब ही बीमार हो गए। अजीब ही मौसम हुआ है। आप भी कमजोर लग रहे हैं। बस एक वेम्पायर से शादी करवा दी, यही तो होना था। अच्छा, अभी दर्द हो रहा है? लाइक बोलने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? हाँ, खिंचाव और जरा सा दर्द होता है, बाकी ठीक है। आओ बैठो। इरहा ने अच्छा किया, रौनक लगा दी। खुदा ने इरा के सर पे हाथ फेरा, जो नगेट को सॉस में डालकर खाने की कोशिश कर रही थी, मगर अपने चेहरे पे जगह जगह सॉस लगा दी थी। रमशा ने झुककर टिश्यू से उसका मुंह साफ किया तो इरा मुंह वहां से दूर करने लगी। मम्मी मी ईट, मम्मी मी हंगी। हाँ हाँ, खाने से नहीं रोक रही मैं, खाओ तुम। खुदात मुस्कुराया, मगर उनको देखते हुए उसकी आंखें बेहद अजीब हो गई थीं। उनमें दुख भी था, उनमें खौफ भी था और पछतावा भी। ये तीनों रंग लम्हों में गायब हुए। एक बात वैसे पूछनी थी बच्चे। वो कहते हुए एकदम कुर्सी घसीट कर बैठा और उंगलियों को बाहर मिलाए बोला। वहां पीछे कुछ हुआ है क्या, जिस तरह अचानक आना हुआ? वो अब ऐसे तो नहीं पूछ सकता था कि एकदम बिना बताए आने के पीछे आखिर सिकंदर का मकसद क्या था, जबकि उससे रूस भी जाना था। एक तो सिकंदर की नसें और दिमाग इतना श्वादर था कि उसके सामने झूठ भी मुहतात होकर बोलना पड़ता था। एकदम उसकी आमद पर उससे गुस्सा भी आ रहा था और कंफ्यूज भी हो रहा था। रमशा झुककर सिकंदर की प्लेट तैयार करने लगी। मामू, बस अचानक सिकंदर का दिल किया आने का। मुझे भी आखिरी मोमेंट में बताया। वैसे भी आजकल वक्त के लिए उदास हो रहे थे। सॉरी, जावेद और एलेक्स को भी साथ लेकर आए, मगर सिकंदर ने किसी से मिलने भी जाना है। अब हुदाद जो गार्लिक ब्रेड उठा रहा था एकदम चौंक उठा। वो कहीं जा रहा है? जी, मेरे ख्याल से उनसे मिलने जिनके प्लेन में आए थे। बहुत अच्छे हैं। सिकंदर ने बताया कि उन्होंने मेरा और इरो का वीज़ा लगा दिया, शायद एक्सटेंड भी कर दे। रमशा की बात सुनकर वो बिल्कुल चुप हो गया। फिर अपने लिए फ्राइड राइस डालते हुए बोला। तो तुम लोग प्राइवेट प्लेन में आए थे? नाइस। किसका था? कोई ऑस्ट्रिया में होते हैं, मुस्तफ़ा शायद नाम है। अच्छा मामू, मैं सिकंदर को सेटल करके आई, आप हीरो को देख लें, इसका कोई पता नहीं होता। रमशा कहते हुए चल पड़ी। मम्मी मी ड्रिंक। माँ को जाते हुए देख कर इरा बोली। हुदात मुस्तफ़ा का नाम दोहराते हुए इरा के लिए ग्लास में ड्रिंक डाल कर देने लगा। इरा घूरने लगी। मी नो टेक, नाना मी नो ड्रिंक, नाना बैड मी नो ग्यू। हुदात हंस पड़ा। सॉरी रू, मैं आपको दूंगा, आई प्रॉमिस। अभी ये लो प्रिंसेस। इरा को पिलाने में उससे आगे बढ़कर मदद की। इरा ने अपने छोटे से हाथ से ग्लास को थामा, मगर हुदात ने ग्लास से ही छोड़ा। डेट्स माय गर्ल। यार, तुम तो बहुत जल्दी बड़ी हो गई प्रिंसेस। मी नो प्रिंसेस, नाना मी जोकी। हंसते हुए उसका एकदम ख्याल सिकंदर की तरफ गया। ये कौन है मुस्तफ़ा? सिकंदर लाजमी किसी वजह से आया है। उससे अपना फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज टेक्स्ट किया। फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर एलेक्स अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे जावेद भी आया। सिकंदर ने किराए पे उन दोनों के लिए फ्लैट ले लिया था, क्योंकि वक्त के घर में 2 कमरे मौजूद थे और दूसरा, घर में इतने सारे लोगों को लाना सिकंदर को मुनासिब ही नहीं लगा। आखिर जो भी था वो उसका घर नहीं, खुदा और वक्त का घर था। वो अपनी मर्जी ना चाहते हुए भी नहीं चला सकता था। वैसे भी ये छोटी सी बिल्डिंग खुदा और वक्त के घर से 10 मिनट के फासले पे थी। जावेद ने अपना बैग रखा और काउंटर पे अपनी चाबी रखकर अपनी मन में खुरचते हुए घर का जायजा लिया। खाने का तो इस वक्त दिल नहीं था, मगर रात को बहुत देर से भूख लगेगी। क्या कहते हो, कुछ लेना है? एलेक्स से हाथ उठा लिए। यार,
प्लीज़, मेरी तो हिम्मत ही खत्म हो गई है। कापू ने आज थका के रख दिया। खाने का सोच कर ही दिल अजीब हो रहा है। मैं तो सोऊंगा अब। तुमने जाना है तो फ्लैट को लॉक करके जाना। बात उसकी भी सही थी। जावेद खुद पूरे दिन से थक गया था। ये तो फिर 16 साल का लड़का था। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं कुछ लेकर आता हूँ। वो कहते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने फ़ोन को चेक करने लगा। उसके बाद हन्नान सर की 2 मिस कॉल सेक कर उससे फ़ोन कान से लगाया और फ्लैट से बाहर निकलकर उसे लॉक लगाने लगा। सलाम दुआ के बाद हन्नान ने संजीदगी से शेरों की तबीयत पूछी, जिस पे जावेद ने कहा कि ठीक तो नहीं है, मगर सिकंदर ने ज़ाहिर न करने की मुमकिन कोशिश की है। मुझे खबर मिली है और मुझे लगता है सिकंदर लाइल में, वरना हंगामा हो जाना था। जावेद ने लिफ्ट का बटन दबाया। कैसी खबर? सब ठीक तो है ना सर? मेगन को किसी ने उन मोहतरम के जेल से निकाल लिया है और 2 अहम गार्ड्स गायब हैं। साथ में एक गार्ड जख्मी है जो कैमरे वाले सेक्शन में था। इस बात पे जावेद को झटका लगा। लिफ्ट खुली तो अंदर दाखिल हुआ और अपने माथे पे हाथ रखा। क्या मतलब है सर? को बिल्कुल खबर नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको खबर कहाँ से मिली? मेरे भी हाथ बंदे हैं जो रूस में होते हैं। बहरहाल मुझे हैरानगी है, सिकंदर को इस बात की खबर नहीं है। लिफ्ट बंद होने लगी कि कोई लड़की तेजी से अंदर दाखिल हुई। जावेद का ध्यान उस पे नहीं था। अपनी टेंशन में बेचारा खौफ भी खा रहा था। बहाने दुनिया हिला देनी थी। 10 प्रॉब्लम्स में उनकी तबीयत भी नासाज सी। वो लड़की अपनी सोच में गुम एकदम उस लंबे से आदमी को देखने लगी जो दिखने में उसे खतरनाक लगा। उसका दिल एकदम डूब गया। वो घबराहट में उसे देख क्यों नहीं सकी। अब तो लिफ्ट भी बंद हो गई थी। ये क्या किया उससे? उससे अपनी जैकेट को मुट्ठी में ले लिया और जल्दी से कोई बटन दबाया। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है सर। उनको बताना होगा वरना हंगामा कर देंगे। मुझे हैरानी हो रही है। अगर ऐसा वाकया हो तो वो अलर्ट हो जाता है। ऐसी बेगानगी समझ से बाहर थी। अब वो लड़की को देखने लगा जो एक बटन के बाद दूसरा बटन दबाने लगी। उसके हाथों की लर्जिश को एकदम नोट किया। या अल्लाह, ये लिफ्ट खुल क्यों नहीं रही? जोहा ने परेशानी से 10 नंबर का बटन दबाया। पहले ये ग्राउंड में जाइए, आप जो बटन दबा रही हैं वो ऊपर का है। जोहा एकदम उसकी भारी आवाज़ सूझ ली और इससे जितना दूर हो सकती थी हो गई। उसके चेहरे और आंखों में अजीब सी वहशत थी। जावेद को लगा वो 1 मिनट में रो देगी। उससे लिफ्ट का बटन दबाया जो एकदम खुल गई। वो लड़की बिना देखे तेजी से निकली। जावेद को एकदम अजीब फीलिंग लगी तो बिना सोचे समझे निकल पड़ा। जावेद, जब तुम किसी लड़की की आंखों और अंदाज में वहशत देखो तो उसे नज़रअंदाज मत करना। उसके पीछे बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ी कहानी छुपी होती है। बहुत अरसे पहले बाहक ने ये बात कही थी और जावेद को पता नहीं उसको देखकर ख्याल आया। उसने देखा वो अब सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। जावेद कुछ सोचकर आहिस्तगी से चलता उसके साथ नीचे उतरने लगा। उसे डर था जिस स्पीड से वो जा रही है गिर ना जाए। वो उसकी घुटी हुई सिसकियों को आसानी सुन सकता था तो उसे रुकना पड़ा। कहीं कोई देखकर ये ना समझे कि वो उसका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो भाग और रो रही है। थोड़ी देर ठहर कर वो नीचे गया मगर वो लॉबी से लेकर बाहर पहुंचने तक भी उसे नजर नहीं आई। ये क्या? वो भूत थी जो एकदम गायब हो गई। हालांकि वो 5 मिनट के लिए रुका था। उससे इधर उधर देखा फिर अपना सर झटक कर गाड़ी की तरफ बढ़ा। जोहा ने जब उसके कदमों को दूर जाते हुए देखा तो जरा सा आगे होकर उसकी पूछ देखने लगी। ये कौन था और मेरे पीछे क्यों आया था? उससे दिल में खुद से कहते हुए अपने पसीने से भरे चेहरे पे हाथ फेरा और अपने मुंह पर हाथ रखा और अपने कोट को पीछे करते हुए उससे अपनी जलन के निशान के साथ नील को भी देखा तो आंखों में आंसू नेसे रेसे आए।